एक बच्चा जिसके माँ बाप का तलाक हो जाता है। अब तलाक होने के बाद उस बच्चे की उम्र ज़्यादा थी नहीं, तो कोर्ट को लगता है कि जो बच्चे की कस्टडी है उस बच्चे की माँ को मिलनी चाहिए। अब कोर्ट आदेश देती है कि इस बच्चे का जो लालन पालन है इस बच्चे की माँ करेगी। लेकिन ये कोर्ट का फैसला उसकी माँ को पसंद नहीं आता। अब जब लालन पालन करने की नौबत आती है तो अपने बच्चे को ठीक से पालने के बजाय वो औरत अपने बच्चे को ही टॉर्चर करने लगती है। कभी कहीं बंद कर देती, कभी अंधेरे कमरे में छोड़ देती, कभी बुरा भला कहती, कभी गालियां देती। इसी चीज का, इसी टॉर्चर का, इसी जो उसके साथ ज्यादती हो रही थी उस बच्चे के दिमाग पे एक ऐसा असर डालती है कि जब बच्चा बड़ा होता है तो बड़ा होने के बाद उस बच्चे ने कुछ ऐसा किया जो शायद आज पूरे गूगल पे, पूरे यूट्यूब पे और जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं वहाँ आज भी एक चर्चा का विषय है। और मेरा आपसे दावा है कि अगर आप कोई जानवरों की सीरीज देखते हैं, चाहे डिस्कवरी चैनल देखते हैं, चाहे एनिमल प्लानट देखते हैं, अगर आप इस पूरी कहानी को सुनेंगे, उस बच्चे ने जब अपनी किशोरावस्था को प्राप्त की, अपनी 18 साल की उम्र को क्रॉस किया, तो उस बच्चे ने कुछ ऐसा किया जो शायद कोई जानवर भी इससे पहले तक ना किया हो। तो आदाब, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह। आज मैं जिस कहानी के साथ, जिस सच्ची घटना के साथ हाजिर हुआ हूँ, इस कहानी को, इस सच्ची घटना को जब आप पूरा सुनेंगे, जब आप पूरा पढ़ेंगे, जब आप जानेंगे इस पूरी घटना के बारे में, तो शायद आज आप अपने आप पे हैरान हो जाएंगे, थोड़ा सा परेशान हो सकते हैं कि कोई इंसान, अगर वो इंसान है तो इस तरह का काम कैसे कर सकता है। क्योंकि जिस तरह का काम इस आदमी ने किया था वो शायद कोई जानवर भी ना करे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए सीधा चलता हूँ आज की इस कहानी के ऊपर। लेकिन कहानी शुरू करूँ उससे पहले आपसे एक छोटा सा अनुरोध, छोटा सा निवेदन कि अगर आप हमारे वीडियो पे नए हैं, हमारे चैनल पे नए हैं, तो वीडियो को एक लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और एक कोई प्यारा सा सुझाव, प्यारा सा सजेशन, कोई कमेंट जो आप मेरे लिए करना चाहें, कोई सजेशन जो आप मुझे देना चाहें, तो प्लीज़ आप कर दीजिएगा। बस एक बटन दबानी है। तो अब सीधा चलते हैं आज की इस कहानी के ऊपर। इस कहानी की शुरुआत होती है हमारे देश से 7 समुंदर पार, अमेरिका के कैलिफोर्निया में, जहां साल 1948 में 18 दिसंबर की वो रात थी जब एक एडमंड कैंपर नाम के आदमी का जन्म होता है। अब जब ये बच्चा जन्म लेता है तो जन्म के समय ही ये बाकी लोगों से थोड़ा सा अलग था। जहां आमतौर पे किसी बच्चे का वजन बहुत होगा तो 1 किलो होगा या फिर 2 किलो होगा, जब ये पैदा हुआ तभी इसका वजन 6 किलो से ज़्यादा था। अब यहीं से इसकी कद काठी का अंदाजा लगा सकते हैं कि जब ये बड़ा हुआ होगा तो किस तरह का दानव बना होगा। जब इसका जन्म होता है ये अपने माँ बाप का सबसे छोटा वाला लड़का था, भाई बहनों में सबसे छोटा था। इन सब के बावजूद भी इसे जो एक प्यार मिलना चाहिए था, अमूमन किसी घर में छोटे बच्चों को ज़्यादा प्यार मिलता है, ये चीज़ इसके साथ नहीं थी। उल्टा इसे घर वालों की नफरत को झेलना पड़ रहा था। माँ बाप के आए दिन झगड़े होते थे। बाप वर्ल्ड वॉर 2 यानी द्वितीय विश्व युद्ध का सैनिक था। घर से जब युद्ध करने गया और युद्ध का जो उसके दिमाग पे असर पड़ा, उसके बाद जब घर पे भी आया तो वही लड़ाई, वही झगड़ा वो अपनी पत्नी से करने लगा। और उसका मानना था, उसने एक इंटरव्यू में बताया कि वर्ल्ड वार के दौरान उसके दिमाग को उतना प्रेशर नहीं था जितना प्रेशर उसकी पत्नी उसके दिमाग पर डाल रही थी। लिहाजा धीरे धीरे झगड़ा बढ़ता गया। अब जाहिर सी बात है कि किसी घर में झगड़े होंगे, अगर माँ बाप में झगड़ा होगा तो उसका असर कहीं ना कहीं बच्चों पे भी देखने को मिलता है। झगड़ा धीरे धीरे बढ़ता गया और झगड़ा बढ़ते बढ़ते तलाक की नौबत आ गई। और जब कैंपर मात्र 9 साल का था, 1948 में इसका जन्म हुआ, 1957 में ही इसके माँ बाप का तलाक हो जाता है। माँ बाप जब अलग होते हैं तो कैंपर छोटा था, तो कोर्ट को लगता है कि कैंपर की जो कस्टडी है, अभी चूंकि कैंपर की उम्र ज़्यादा है नहीं, तो उसकी माँ को मिलनी चाहिए। और यही शायद पूरे अमेरिका के इतिहास की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती थी। कोर्ट कैंपर की कस्टडी को उसकी माँ को दे देती है। कैंपर अपनी माँ के साथ रहने लगता है, माँ के पास चला जाता है। पिता कहीं और चले जाते हैं, अपनी नई दुनिया में, अपनी नई जिंदगी में व्यस्त हो जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था, जो कैंपर की माँ का रवैया था अब वो कैंपर के लिए बदलता जा रहा था। जो माँ अपने बच्चे से इतना प्यार कर सकती थी, अपने बच्चे को सही ढंग से पाल पोस सकती थी, अब वही माँ अपने सगे बेटे से, अपने सगे औलाद से नफरत करने लगी थी। कभी कैंपर को डांटती, कभी चिल्लाती, कभी गंदी गंदी गालियां देती। और हद तो तब हो गई जब इसने अपने सगे बेटे को तहखाने में बंद करने का फैसला किया। रात को जैसे ये सब लोग खाना खा लेते तो खाना खाने के बाद कैंपर की माँ कैंपर को, उसके घर में एक तहखाना था, वहां पे ले जाके अंधेरे में छोड़ देती और बाहर से ताला लगा देती। हालांकि इसके पीछे इसकी माँ ने जो वजह बताई थी वो वजह भी बड़ी हैरान करने वाली है।
कैंपर की माँ का मानना था कि कैंपर से उसकी सगी बहनों को खतरा था, क्योंकि कैंपर भले ही मात्र 15-16 साल का था, लेकिन कदकाठी, डील डॉग, इन सब में ये 18 से 22 साल के बीच का लग रहा था, एक नौजवान लग रहा था। इस वजह से इसकी माँ को डर था कि कहीं ये हवस का शिकार अपनी सगी बहन को न बना ले। जबकि कैंपर इन सारी चीज़ों से बेहद दूर था, उसके दिमाग में सेक्स, ये सारी चीज़ें कहीं आ ही नहीं रही थी। लेकिन उसकी माँ को लगता था कि ये मेरी बेटी को, अपनी बहन को हवस का शिकार बनाएगा। इसलिए वो जैसे ही सोने जाती तो कैंपर को एक कमरे में बंद करके जाती। अब जाहिर सी बात है, किसी बच्चे को रोज़ रोज़ किसी कमरे में बंद किया जाएगा, और उस कमरे में, उस तहखाने में चूहे रहते थे, खटमल रहते थे, ढेर सारे कीड़े रहते थे, और वो कीड़े भी कैंपर को रात में काटते थे। वो चूहे इसके ऊपर से गुजर जाते, कभी इसे कुतर देते। लिहाजा धीरे धीरे जो कैंपर का नेचर था, कहीं ना कहीं अब हिंसक और चिड़चिड़ा होने लगा था। उसे अपनी माँ से नफरत होने लगी थी, और कहीं ना कहीं अपनी बहनों से भी, कि बहनों को अलग प्रायोरिटी दी जा रही है, बहनों को अलग से बिस्तर दिया जा रहा सोने के लिए, और इसे एक तहखाने में बंद किया जा रहा। अब उसे गुस्सा उतारना था, लेकिन गुस्सा उतारे तो उतारे किस पे? तो जब भी अब इसको रात में बंद किया जाता, तो रूम में जो भी इसे चूहा मिलता या फिर कोई जानवर मिलता, ये उसे पकड़ता, उसे अपने गुस्से का शिकार बनाता, सारा गुस्सा उस पर उतारता। और गुस्से में ये चाहे चूहा मिलता तो चूहे की गर्दन को काट देता, उसकी खाल को निकाल देता, उसकी आंखों को फोड़ देता, कभी सर काट देता, और यही सारे काम ये पूरी रात करता। अब सुबह जब कैंपर की माँ दरवाज़ा खोलती तो अंदर खून देखती, चूहा इस हाल में मिलता कि देख के ही उल्टी आ जाए। अब कैंपर की माँ को और डर लगने लगा, लिहाजा कैंपर की माँ ने इस पर और सख्ती बरती, और जैसे जैसे इसके ऊपर सख्ती बरती जा रही थी, ये धीरे धीरे और हैवान होता जा रहा था। ये चूहे से बिल्ली पे शिफ्ट हुआ, बिल्ली से कुत्तों पे शिफ्ट हुआ। ये कभी कुत्ते पे अत्याचार करता, कभी बिल्ली को टॉर्चर करता, और जितना ही टॉर्चर करता, इसकी माँ इससे और डरती और इस पर और सख्ती लगाती। अब समय जब बीतता गया और इसके बर्दाश्त की सीमा जब बाहर हो गई, तो साल 1963 के आसपास, जब ये मात्र 14-15 साल का था, इसे लगा कि मेरी माँ के पास अगर मैं रहूँगा तो मेरी माँ मुझे मार डालेगी, क्योंकि ये मुझे पसंद नहीं करती, ये मुझसे नफरत करती है। लिहाजा एक रात ये मौका पाके वहाँ से भागता है, और भाग के अपने पिता के पास चला जाता है, बड़ी उम्मीद में कि शायद वो मेरे पिता हैं, मुझे जन्म दिए, मुझे अपनाएंगे, मुझे अपने साथ रखेंगे। लेकिन जब ये वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे जाने के बाद इसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जब ये वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि इसके पिता ने एक दूसरी शादी कर ली थी। फिर भी ये वहाँ पे जाता है, अपने पिता से बात करता है और कहता है कि पिताजी, आप, जो वहाँ की लोकल भाषा थी उस भाषा में बोलता है कि पिताजी आप मुझे अपने साथ रखिए, माँ मुझे बहुत परेशान करती है, बहुत टॉर्चर करती है। इसे पूरी उम्मीद थी कि जो मेरे पापा हैं मुझे अपने पास रखेंगे, लेकिन ऐसा कुछ इसके पिता करते नहीं। जब ये जाता और कहता है कि आप मुझे अपने पास रखिए, तो पिता इसको वापस भेज देते हैं और कहते हैं कि देखो, मेरी नई शादी हो चुकी है, मेरी दूसरी शादी हो चुकी है, मेरा एक बेटा भी होने वाला है, और तुमसे मेरा कोई रिश्ता है नहीं, तो या तो तुम अपनी माँ के पास चले जाओ। तब यह कहता है कि माँ तो मुझे मार डालेगी, मैं माँ के पास नहीं जा सकता। तो इसके बाद इसके पिता कहते हैं कि ठीक है, तुम अपने नाना नानी के पास चले जाओ। कैंपर को भी ये आइडिया थोड़ा सा सही लगता है कि पिता और माँ ना सही है, नाना नानी के पास जाएंगे, शायद वो मुझे माने, मुझे प्यार करे। कैंपर वहाँ जाता है, लेकिन इसकी नानी अब इसकी माँ जैसी ही निकलती है। वहाँ पे जाने के बाद इसकी नानी भी इसे उल्टा सीधा कहती कि तुम अपनी माँ को छोड़ के भाग गए, इस तरह तुम कुत्ते बिल्ली जानवरों पे अत्याचार करते हो, इस तरह परेशान करते हो। और जिस प्यार की उम्मीद में अपने नाना नानी के पास गया था, शायद वो प्यार उसे वहाँ भी नहीं मिलता। अब इसके अंदर औरतों के प्रति जो गुस्सा था, वो कहीं ना कहीं बढ़ता जा रहा था। पहले इसकी बहनों की वजह से इसकी माँ ने इसे दूर रखा, फिर एक दूसरी औरत की वजह से इसके पिता ने इसे अपनाने से इनकार किया, और इधर इसकी नानी भी इसे उल्टा सीधा भला बुरा कहने लगी। लिहाजा औरतों के प्रति इतनी नफरत इसके अंदर आ गई, खासकर उस नानी के प्रति, कि इसने अब कुछ ऐसा करने का फैसला किया जो शायद इसे नहीं करना चाहिए था। एक दिन ये मौका पाते ही साल 1964 में, 1963 में अपने नानी के पास गया था, 1964 में ही, जब इसके नाना थे नहीं और इसकी नानी उसे भला बुला कह रही थी, तो अपने नाना की पिस्टल को उठाता है और नानी की तरफ पॉइंट करके शूट कर देता, गोली चला देता। गोली नानी के सर में लगती है, नानी की ऑन द स्पॉट मौत हो जाती है। अब नानी के मरने के बाद जब इसका गुस्सा शांत होता है, तब इसे लगता है कि ये मुझसे क्या हो गया। अब आपको भी लग रहा होगा कि इसे इस बात का पछतावा है कि इसके हाथ से खून हो गया, कत्ल हो गया, लेकिन आप गलत हैं।
इसे पछतावा इस बात का नहीं था कि इसके हाथ से खून हुआ है। दरअसल इसे पछतावा इस बात का था कि मेरे नाना जो है मेरी नानी को बहुत प्यार करते हैं। अब नाना अगर देखेंगे कि उनकी पत्नी के साथ ऐसा हुआ है तो उन्हें बुरा लगेगा। इसलिए अब कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे नाना को बुरा ना लगे। अब इसके बाद यही सब सोचते हुए ये रिवॉल्वर लेके, जो भी पिस्टल थी रिवॉल्वर थी, उसे लेके बैठता है और बैठने के बाद नाना के इंतजार करने लगता है। अब कुछ देर बाद नाना मार्केटिंग करके लौटते हैं और इससे पहले कि नाना कुछ पूछ पाते, नाना ने जब नानी की लाश देखी और नाना कुछ पूछना चाह रहे थे, इससे पहले ही कैंपर ने उसी बंदूक से नाना को भी गोली मार दी। और इसके पीछे इसने जो रीज़न बताया था उस रीज़न के हिसाब से ये नाना को दुखी नहीं देखना चाह रहा था। क्योंकि नानी के बिना नाना दुखी होते, इसलिए नाना को मार के इसने नाना के दुखों से नाना को मुक्ति दे दी। अब एक घर में जहाँ ये रह रहा था वहीं के दोनों प्राणियों के, दोनों मेंबर्स के इसने इस तरह से कत्ल किया। बात बाहर आई, पड़ोसियों तक पहुंची, पड़ोसियों ने पुलिस को फ़ोन किया। पुलिस आती है। अब चूंकि इसकी उम्र मात्र 16 से 17 साल थी, ये 18 प्लस था नहीं। और आमतौर पे आप चाहे जितने बड़े अपराधी हों, अगर आप 18 प्लस हैं नहीं, आप बालिग नहीं हैं, तो आपको कोई सज़ा शायद ही मिले। इसी वजह से इसे पुलिस उठाती है। उठाने के बाद जब पूछताछ करती है और इस पूछताछ में जब इसने ये वजह बताई कि ये नाना को दुखी नहीं देखना चाह रहा था इसलिए इसने मार दिया, तो पुलिस को लगता है कि शायद ये कोई मानसिक रोगी है। इसके बाद पुलिस इसे डॉक्टर के पास लेके जाती है। डॉक्टर इसकी जांच पड़ताल करते हैं और जांच में भी इसे कुछ मानसिक रोग से पीड़ित बताते हैं। अब इसके बाद पुलिस इसे एक बच्चों के मेंटल हॉस्पिटल में भेजती है जहाँ पे बच्चों को सुधारा जा सके और ऐसे जो किलिंग के ये सारी चीज़ों के ख्याल आते हैं उस ख्याल को दूर किया जा सके। ये हॉस्पिटल जाता है और हॉस्पिटल में इसको इसके ही जैसे कुछ अपराधी मिलते हैं जो उम्र में भले ही कम थे, लेकिन उन्होंने कई लड़कियों का रेप किया था, कईयों ने कई तरीके से मर्डर किया था, कईयों ने चोरी की थी, कईयों ने डकैती डाला था। अब इसके दिमाग में जब ये सारे लोग मिलते हैं, ये सबसे बात करता और इसके दिमाग में सारी चीज़ों को सीखने की जो क्षमता थी वो अपने आप में बेहद कमाल की थी। इसकी आईक्यू लेवल की अगर बात करें तो शायद 140 के आसपास इसका आईक्यू लेवल था। तो यहाँ से आप इसके दिमाग का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना ज़हीन दिमाग ये था। इसके बाद ये सारे कैदियों से मिलता, सबसे उनकी हिस्ट्री जानता, सबसे उनके बारे में पता करता कि वो अपराधी कैसे बने, उन्होंने क्या जुर्म किया, जुर्म करने के लिए क्या तरीका अपनाया, और उन सारी चीज़ों को बड़ी बारीकी से सीखता गया। अब इसके बाद इसके जेल में कुछ रेप के आरोपी थे, उनसे भी इसने रेप करने का तरीका सीखा कि कैसे रेप किया, कैसे मारा, कैसे लड़कियों की ज़िंदगी खराब की। इसके बाद फिर ये स्टडी करने लगा कि इस असाइलम से, जहाँ ये बंद था, जहाँ इसके दिमाग का इलाज हो रहा था, वहाँ से इसे बाहर कैसे निकलना है। तो कुछ लोग बताते हैं कि जो क्वेश्चन है अगर आप सही सही उत्तर दोगे, अगर डॉक्टर सेटिस्फाइड होते हैं तो आपको बाहर निकाल देंगे और आप अपने घर जा सकते हैं। इसके बाद इसने बाकायदा ट्रेनिंग ली, आपस में एक दूसरे कैदी से ट्रेनिंग ली, और ट्रेनिंग लेने के बाद ये अपने आप को जेल में जो असाइलम था जहाँ पे इसका इलाज हो रहा था वहाँ के डॉक्टरों के सामने खुद को रखा। डॉक्टरों ने सवाल पूछा और इसने ना चाहते हुए भी ऐसे ऐसे जवाब दिए जिससे डॉक्टर को लगा कि ये मानसिक रोगी है नहीं। उसके बाद डॉक्टर इसे विदा करते हैं, घर भेज देते हैं, कुछ सिखा के, कुछ समझा के कि बेटा आप ऐसे काम फ्यूचर में मत करना, आगे ज़िंदगी बहुत बड़ी है, कुछ अच्छे काम करना। लेकिन डॉक्टरों की यही गलती जो उन्होंने ठीक से टेस्ट नहीं किया, ठीक से चेक नहीं किया, आने वाले समय में कैलिफोर्निया के लिए एक श्राप बनने वाली थी। जब ये बाहर आता है तो बाहर आने के बाद इसकी उम्र 20 साल। अब इसे कहीं जाना था, लेकिन जाए तो जाए कहाँ। नाना नानी को मार चुका था, पिता इसे एक्सेप्ट नहीं करते, लिहाजा इसके पास बचा खुचा जो एक जगह था, जो एक घर था, वो इसकी माँ का घर था। ये फिर अपनी माँ के घर पे जाता है और घर पे जाने के बाद जो जेल में इसने सीखा था लड़कियों को, चूँकि इसे औरत जात से नफरत थी, लड़कियों को मारने का, टॉर्चर करने का जो तरीका सीखा था, वो सारे तरीके अभी अपनाने वाला था। अब इस क्रम में ये कार लेता है, कार लेके बाहर निकलता है और इसे रास्ते में एक लड़की दिखाई देती है। अब लड़की जब दिखती है तो लड़की के पास कार को रोकता है और पूछता है कि आपको लिफ्ट चाहिए क्या। अब लड़की रास्ते से जा रही थी, सुनसान रास्ता था, लड़की खुश हो जाती है। अब खुश होने के बाद ये उस लड़की को बैठाता है, गेट को लॉक करता है। लॉक करने के बाद एक सुनसान जगह लेके जाता है और ले जाने के बाद उस लड़की से दरिंदगी करता है। चूँकि ये कदकाठी में मैंने आपको शुरू से बताया कि बचपन में 6 किलो का था, तो शायद 20 साल होने के बाद किस तरह का दानव दिखता होगा। बच्ची इसका विरोध कर नहीं पाती, बच्ची की उम्र ज़्यादा थी भी नहीं।
उसके बाद रेप तक तो ठीक था, उसके बाद इसने जो कुछ किया वो अब यहाँ से जब आप आगे सुनेंगे, मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आप कमज़ोर दिल के हैं तो शायद इस कहानी को आप यहीं छोड़ दीजिए। इसके बाद इसने जो कुछ किया वो शायद मानवता को छोड़िए, आप किसी जानवर से भी ऐसी उम्मीद नहीं कर सकते। उस लड़की से रेप करने के बाद इसने उस लड़की को छोटे छोटे टुकड़ों में काटा। काटने के बाद सर अलग, धड़ अलग, बॉडी पार्ट अलग, लोअर नीचे बॉडी का पार्ट अलग अलग करने के बाद उस लड़की की लाश को अपने घर पे लाता है और लाने के बाद उसके बॉडी से रेप करता है। आप मार के रेप करने के बारे में सुने होंगे कि लड़की को मार दिया उसके बाद रेप किया। ये मारने रेप किया, उसके बाद लड़की को काट दिया, सर अलग पड़ा है, धड़ अलग पड़ा है, सीने का भाग अलग पड़ा है, नीचे लोअर बॉडी अलग पड़ी है। उसके बाद उस लाश से रेप करता है। जो मुंह था उससे ओरल सेक्स करता है, नीचे के पार्ट से नॉर्मल सेक्स करता है, एनल सेक्स करता है। अब ये चीज़ें आपको विजुलाइज करानी है तो थोड़ा डिटेल में बताना पड़ेगा। उसके बाद ये सारी चीज़ें करने के बाद उस लड़की को फेंक देता है। उसके बाद एक दूसरी लड़की को इसी तरह से शिकार बनाता है, एक तीसरी लड़की को इसी तरह से शिकार बनाता है। अच्छा, ये दिमागी भी बहुत बड़ा था। इसे पता था कि ये लड़कियों के साथ ऐसे गलत काम कर रहा है और लाशों को ठिकाने लगा रहा है, फेंक रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके घर वालों को और पुलिस वालों को भी शक होगा कि लड़कियां कहाँ से आ रही हैं, कहाँ जा रही हैं, उसके बाद कभी दिखाई क्यों नहीं दे रही। इसलिए ये पुलिस वाले आसपास के लोकल थानों में, जहाँ पे आसपास के लोकल बार में वो लोग जाते थे, जहाँ पे ड्रिंक करते थे, ये वहाँ पे जाता, उन पुलिस वालों से दोस्ती करता और दोस्ती करने के बाद अपने केस पे बड़ी बारीकी से नज़र रखता था कि उसके केस में क्या चल रहा है। केस हालांकि इसका था नहीं, जो लड़कियां गायब हुई हैं उन सब के बारे में ये चेक करता रहता कि पुलिस जांच पड़ताल में कहाँ तक पहुंची है, कहीं उसका नाम तो नहीं आ रहा, कहीं कोई सबूत तो नहीं छूट गया। और अगर कोई सबूत, कोई सुराग मिल भी जाता तो पुलिस वालों से बड़ी सफाई से उस सबूत को वाइप करा देता और ऐसा तरीके से करता कि पुलिस वाले जान ही नहीं पाते कि असली कातिल यही है। इसके बाद ही एक दूसरी लड़की को ऐसे लाता है, उसके साथ सेम तरीके से रेप करता है, रेप करने के बाद मारता है। और सबसे दर्दनाक बात यह है कि एक बार ये दो लड़कियों को अपनी कार में बैठाता है, एक लड़की से रेप करता है, दूसरी लड़की को कार में लॉक करता है। रेप करने के बाद उस लड़की को इसी लड़की के सामने बंदूक से, चाकू से, हथौड़े से मारता है, काटता है। ये लड़की बेचारी उसी कार में बंद होके खिड़की से सारे नज़ारे को देख रही थी और उसे कहीं ना कहीं इस बात का अंदाजा था कि ये सारी चीज़ें अब मेरे साथ भी होने वाली हैं। आप सोच के देखिए वो खौफनाक मंजर कैसा रहा होगा उस लड़की की आंख में, जो अपने फ्यूचर को सामने एक दूसरी लड़की में देख रही थी कि इसके साथ क्या हो रहा है और क्या चीज़ मेरे साथ हो सकती है। उस लड़की को ये रेप करता है, रेप करने के बाद उसी तरीके से काटता है, बॉडी को अलग अलग टुकड़े करता है, फिर दरवाज़ा खोल के इस लड़की को बाहर निकालता है, इसके साथ सेम तरीके से करता है, लाश को घर लाता है और लाने के बाद उसके साथ भी सेम तरीके से रेप करता है। इसके बाद एक चौथी लड़की को शिकार बनाया, पांचवी लड़की को शिकार बनाया और जो ऑन द रिकॉर्ड मामला है, किसने 6 लड़कियों के साथ ऐसे ही कत्ल किया था, ऐसे ही रेप किया था। इसके बाद चूंकि इसे सबसे ज़्यादा जो गुस्सा था उसे अपनी माँ पे भी था। और इसी बीच एक और घटना घटती है। जिस बंदूक से ये सारी घटना को अंजाम देता है, एक दिन पुलिस वालों को पता चलता है कि जो कैंपर है इसके पास एक बिना लाइसेंस की बंदूक है। पुलिस वाले इसके घर पे आते हैं, घर पे छापा डालते हैं और जो बंदूक थी बिना लाइसेंस की उसे जब्त कर लेते हैं। आप सोच के देखिए कि 6 कत्ल उसी बंदूक से हुए थे, पूरा मामला ऑन द रिकॉर्ड था, लेकिन पुलिस वालों को पता ही नहीं था कि जो आदमी पुलिस वालों के साथ बैठ के शराब पी रहा है, दारू पी रहा है, वही आदमी इन सारी घटनाओं का जिम्मेदार है। पुलिस आती है, उस बंदूक को लेती है और लेके एक बिना लाइसेंस की बंदूक रखने के जुर्म में थोड़ी सी एक पनिशमेंट लगाती है, फाइन लगाती है। अमेरिका में ये सारी चीज़ें इतनी ज़्यादा है नहीं बंदूक के मामले में। और फाइन लगाने के बाद पुलिस अपने काम से काम रखती है और चली जाती है। लेकिन अब कैंपर को लगता है कि उसका जो भांडा है पुलिस के सामने फूट चुका है। और कहा जाता है कि कोई आदमी अगर ज़्यादा सोचता है तो कभी कभी टेंशन में कुछ ऐसी गलती कर देता है जिससे अगर वो गलत है तब भी फंस जाता है, सही है तब भी वो फंस जाता है। ज़्यादा दिमाग भी आदमी के लिए हानिकारक होता है और यही चीज़ कैंपर के साथ थी। जब पुलिस इसे मात्र एक बंदूक के मामले में पूछताछ करती है और बंदूक लेके चली जाती है तो इसे लगता है कि पुलिस को कोई क्लू, कोई सबूत मिल चुका है और पुलिस जानबूझ के ऐसा नाटक कर रही है ताकि वो और सबूत इकट्ठा करे और कैंपर को पकड़ ले। अब इसके बाद इसने जो कुछ किया वो भी बड़ा हैरान करने वाला था। एक दिन इसकी माँ जब सो रही थी और इसके दिमाग में यही सारी चीज़ें चल रही थी कि अब पुलिस मुझे पकड़ लेगी, मुझे लेके जाएगी, मेरा पूरा मामला खुलेगा,
अब इसके दिमाग में आता है कि अगर पूरा मामला खुलेगा तो मेरी माँ की बदनामी होगी और मेरी माँ मुझसे पे हंसेगी, उसे एक बार और टॉन्ट करने का मौका मिल जाएगा। तो इससे पहले कि पुलिस मुझे पकड़े और मेरी माँ मुझे टॉन्ट करे, अब इस माँ को भी रास्ते से हटा देना चाहिए। इसके बाद ये अपनी माँ के पास जाता है। माँ घर में सो रही थी। एक हथौड़ा उठाता है, माफ़ कीजिएगा, पहले चाकू उठाता है। चाकू उठा के अपनी माँ का गर्दन काटता है। गर्दन काटने के बाद उसके बॉडी को छोटे छोटे टुकड़ों में करता है और उसके बाद इसने जो कुछ किया, यहाँ से शायद आप, अगर क्या ही कहूँ, यहाँ से इसने जो कुछ किया आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। इसने अपनी माँ के जब छोटे छोटे टुकड़े किए तो बाकी जो चीज़ें इसने बाकी लड़कियों के साथ की थी वही सेम चीज़ इसने अपनी माँ के साथ भी की। इसने सेम तरीके से अपनी माँ से रेप किया, जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि सर से, मुंह से ओरल सेक्स किया, बाकी बॉडी से अलग अलग तरीके से सेक्स किया। और उसके बाद जो आपने एक डॉट मारने वाला देखा होगा, एक रिंग सा होता है, चौकोर सा दीवार पे रहता है, उसके ऊपर डॉट मारते हैं, उसकी जगह पे इसने अपनी माँ के सर को लटकाया और डॉट से अपनी माँ के चेहरे पे, अपनी माँ की आंखों पे निशाना बनाया और पूरी रात ही अपनी माँ की लाश के साथ खेलता रहा। अब जब सुबह होती है और इसके दिमाग से हैवानियत उतरती है तो फिर इसे लगता है कि अब ये मामला भी पता चल जाएगा पुलिस को कि मैंने अपनी माँ को मारा है, तो अगर कोई सबूत, कोई सुराग ना मिले तो शायद मैं बच सकता हूँ। इसके बाद ये सबसे करीबी, जो इसकी माँ की सबसे करीबी फ्रेंड थी जो पास में रहती है, ये उसके घर जाता है, क्योंकि इसे लगता है कि ये फ्रेंड आएगी मेरी माँ से मिलने, मेरी माँ मिलेगी नहीं, ये मिसिंग कंप्लेन दर्ज कर देगी। ये उसके पास जाता है, उसे भी सेम तरीके से मारता है। मारने के बाद सेम सारी चीज़ें वो भी उसके साथ करता है। उसके बाद फिर ये कार लेके भागता है। ये घटना साल 1973 की है। एक कार लेता है और भागता है। और इसके रिकॉर्ड की माने तो जब इसने कार स्टार्ट की थी, कार को चालू किया था, उससे लेके लगातार 3 दिन तक इसने बिना रुके कार चलाई थी। ये बहुत दूर निकल जाना चाहता था। अच्छा, हैरान करने वाली बात यह है कितनी सारी घटनाएं हो रही थी, पुलिस को इस पर ना कोई शक था, न इसका कहीं नाम था, लेकिन इसके दिमाग की उपज थी। इसे खुद लग रहा था कि पुलिस वालों को मेरे ऊपर शक है, पुलिस वाले मुझे पकड़ लेंगे, मुझे गिरफ्तार कर लेंगे और मुझे जेल हो जाएगी। इन्हीं सब चीज़ों में जब ये भाग रहा था तो अगर किसी पुलिस की, नॉर्मल कोई पुलिस की गाड़ी जा रही है तो इसे लगता कि पुलिस मेरा पीछा कर रही है, अब ये मुझे गिरफ्तार करेगी, ये और स्पीड में भागता। और इसी भागते भागते जब 3-4 दिन बीत जाते हैं, लगातार ये गाड़ी चलाता रहता है, तो इसे लगता है कि अब भागने का कोई फायदा नहीं। उसके बाद ये अपने शहर लौटता है और लौटने के बाद पुलिस थाने में जाके सरेंडर करता है अपने ही दोस्त पुलिस के पास और कहता है कि जो सारे मामले हुए हैं, ये सारी घटना को मैंने ही अंजाम दिया है। इसके बाद जब ये सारी चीज़ें होती हैं तो होने के बाद पुलिस वालों को यकीन ही नहीं होता कि इस आदमी ने ऐसा कुछ किया है। पुलिस वाले मजाक में इस बात को टालते हैं। उसके बाद ये सारे सबूत देता है, सारी घटनाओं को बताता है कि लाश कहाँ फेंकी है, घर पे मेरी माँ की लाश पड़ी है, उस घर में मेरी माँ की सहेली की, फ्रेंड की लाश पड़ी है। पुलिस वाले अब जाते हैं वहाँ पे, देखते हैं तो सच में वैसा कुछ हुआ था। और अंदर जब पुलिस वाले जाते हैं और जो नज़ारा देखते हैं कि कैसे डॉट पे माँ की खोपड़ी लटकी हुई, उसके बाद पुलिस वालों के भी हाथ पांव कांपने लगते हैं कि उनके सामने जो बैठा है वो किस तरह का दरिंदा है। पहले खुद अपनी माँ को मारता है, उसके बाद उसकी फ्रेंड को मारता है, फिर खुद ही आके सरेंडर करता है। पुलिस वाले अब उसे गिरफ्तार करते हैं, उसके ऊपर चार्जशीट बनाते हैं और बनाने के बाद इसे कोर्ट लेके जाते हैं। कोर्ट में भी जब इससे पूछा जाता है तो वहाँ पे भी ये बिना झिझक के सारी बात बताता है। ना ये डरता है, ना ये कहता है कि इसने कुछ नहीं किया। ये सारी घटनाओं को बड़े सिलसिलेवार तरीके से, जैसे मैंने आपको सुनाया, ऐसे ही पूरी घटना को खुद सुनाता है। और सुनाने के बाद जब कोर्ट वाले, जो अदालत में जो जज थे, वो पूछते हैं कि आपको क्या सज़ा मिले, तो वहाँ पे ये सजाए मौत की डिमांड करता है और कहता है कि मुझे सजाए मौत दी जाए। लेकिन हैरान करने वाली बात यह है, थोड़ा सा हमारे देश की तरफ विदेशों में भी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाली है। दरअसल जब ये गिरफ्तार हुआ था उस समय के कुछ साल पहले ही कैलिफोर्निया में डेथ सेंटेंस यानी मौत की सज़ा जो है वो बंद कर दी गई थी। लिहाजा इसके डिमांड करने के बावजूद भी इसे उम्र कैद की सज़ा होती है। अच्छा, जब इससे पूछा जाता है कि तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट क्या है, तो यहाँ पे भी एक ऐसे गेम के बारे में बताता है जो अपने आप में बेहद चौंकाने वाला था। जब इससे पूछा जाता है कि तुम्हारा फेवरेट गेम क्या है, तो ये बताता है इलेक्ट्रिक चेयर, यानी एक ऐसी चेयर जिस पे इंसानों को रखा जाता है, रखने के बाद बिजली के झटके से मार दिया जाता है। ये इसका फेवरेट स्पोर्ट है।
तो आप सोच के देखिए इसके दिमाग में क्या चीज़ें चल रही थी। और इससे जब इसके क्राइम के बारे में पूछा गया तो मैंने तो आपको कुछ इंसानों के बारे में बताया, कई चीज़ें इसने और बताई जिसका कोई प्रूफ नहीं मिला। और इसने जानवरों के साथ जो क्रूरल्टी दिखाई थी, किसी कुत्ते को मार के उसके चमड़े को हटा देना, जला देना, जिंदे कुत्ते को जला देना, जिंदे बिल्लियों को जला देना, ये सारी चीज़ें जब पुलिस वाले सुन रहे थे तो वो भी अपने आप में पूरे हैरान थे। और इस चीज़ों को मैं बड़ी डिटेल में इसलिए बता रहे हैं, कुत्ते और बिल्ली वाली बात आपको भले ही छोटी बात लगे, लेकिन आप मेरा यकीन कीजिए, अगर आपके आसपास कोई इंसान इस तरह से जानवरों पे अत्याचार करता है, किसी कुत्ते पे, किसी बिल्ली पे या फिर किसी चींटी पे भी इस तरह से अत्याचार करता है, बात बात पे गुस्सा हो रहा है, तो आप मान के चलिए कहीं ना कहीं वो एक सीरियल किलर बन सकता है। तो अगर अपने आसपास किसी तरह ऐसे इंसान को आप देखिए तो आप प्रयास कीजिए कि उसको समझाइए, उसको बुझाइए, उसको थोड़ा शांत कीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे ही लोग आगे चल के सीरियल किलर बनते हैं। अब 1973 में ये गिरफ्तार होता है, 1974 में इसे कोर्ट में पेश किया जाता है और इन सारे मामलों में इसे उम्र कैद की सजा होती है। और शायद आज भी ये कैलिफोर्निया की एक जेल में बंद है और अपनी पूरी सजा को ये काट रहा है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी अमेरिका के इतिहास के सबसे बड़े तो नहीं कहूँगा, लेकिन सबसे जालिम, सबसे खूंखार, सबसे दरिंदे सीरियल किलर की। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। और कहानी ख़त्म करूँ उससे पहले आपसे एक बात बड़ी विनम्रता से कहनी है कि आपको मेरी कहानी नहीं पसंद आती तो आप मुझे कह सकते हैं, आपका हक है कहना। लेकिन अगर कोई कमेंट किया है, किसी को अच्छा लगा, उसने कमेंट किया, आप उसे गाली गलौज करते हैं, उसे कुछ बुरा भला कहते हैं, तो शायद आप अपने आप में अपना परिचय दे रहे हैं। देखिए, आप मुझे गाली देंगे, मुझे कमेंट करेंगे, आप सही सुझाव देते हैं कि आप ये सुधार करो, मैं पूरा प्रयास करता हूँ उस चीज़ को सुधारूँ। लेकिन कोई इंसान कमेंट किया है कि भाई आपकी वीडियो अच्छी है, उसके नीचे कोई उसे गाली दे रहा, तो ये चीज़ें मेरे बर्दाश्त के बाहर हैं। आप मुझे चाहे जो बोलेंगे मैं सह लूँगा, लेकिन आप किसी देखने वाले को, किसी अलग इंसान को जिसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है, बस वीडियो देखता है, उसे अच्छा लगा, उसने कमेंट किया, आप उसे गाली देते हैं, तो भले ही आप कल से मेरे वीडियो को ना देखें, मैं आपको तुरंत ब्लॉक कर दूंगा। और आपको कोई सुझाव देना है, कोई सजेशन देना है, तो आप शब्दों की मर्यादा में दीजिए। कुछ उल्टा सीधा एक दो लोग करते हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरी बात यह कि यूट्यूब से मेरा खर्चा नहीं चल रहा। आप मेरी 90% वीडियो पे देखिए, उस पर ऐड भी नहीं आते। कुछ ही वीडियो पे मैंने ऐड लगाए, कुछ पे नहीं आते। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी, आपको लग रहा होगा बड़े पैसे कमा रहा हूँ। तो भाई ऐसी स्टोरीज़ पे, जहाँ पे रेप, जहाँ पे मर्डर, जहाँ पे क्राइम का जिक्र हो, ऐसी वीडियोस को यूट्यूब मोनेटाइज ही नहीं करता, उस पर मैं अर्न भी नहीं कर सकता। तो ये मत सोचिएगा, ये सारी चीज़ें मैं अपनी शौक के लिए करता हूँ, आपको कुछ अच्छी चीज़ें बताऊँ, कुछ जागरूक करूँ। हाँ है कि थोड़ा पैसे अगर आ जाते हैं तो कोई इसमें बुराई नहीं भैया, सारे दुनिया में जो भी काम कर रहे हैं पैसे के लिए सब कोई कर रहा है। कुछ समाज सेवा भी होती है, कुछ अपना भी खर्च निकले। और एक और बात, एक कॉपी पेस्ट वाला जो बहुत ट्रेंड चल रहा है, मैंने अपने पे ही नहीं बड़े बड़े चैनल्स पे देखा। कोई उस्मान सैफी सर पे कह रहा है वो कॉपी करते हैं, कोई क्राइम तक पे कह रहा है को मिस्टीरियस दुनिया से कॉपी करते हैं, कोई मिस्टीरियस दुनिया पे कह रहा है को एक नेपाल का चैनल उससे कॉपी करते हैं। तो बड़ी विनम्रता से मैं आपको बता दूं भाई कि कोई किसी को कॉपी नहीं करता। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह कि इस धंधे में, इस फील्ड में, धंधा ही कहूँगा, जो न्यूज़ है वो सबके लिए बराबर है। सिद्धू मूसेवाला अगर उनकी हत्या हुई तो उसको सारे न्यूज़ वाले कवर करेंगे। कैसे हत्या हुई, कैसे किसने मारा है, अगर इस स्टोरी को सारे लोग सुनाते तो कोई किसी को कॉपी नहीं करता। जब घटना ही एक है तो कोई अलग तरीके से क्या है उसमें बताएगा, कोई दूसरे शब्दों का प्रयोग करता है, कोई दूसरे शब्द का प्रयोग करता है। लेकिन जब घटना एक है, हुई एक जैसी है, तो उसमें हम कितना भी तोड़ मरोड़ कर लें, होल निचोड़ जो होलसम आएगा वो आपके सामने वही आएगा। और जो कॉपी की बात है, ना उस्मान सर किसी को कॉपी करते हैं, ना मैं किसी को कॉपी करता हूँ। स्टोरी मैचिंग वही होती है जो किसी की फरमाइश है। अभी एक भाई हैं पुरुलिया आर्म ड्रॉप की कहानी को उन्होंने डिमांड की है, मैं नहीं सुना पा रहा हूँ, जान के नहीं सुना रहा हूँ, क्योंकि मैं सुनाऊंगा कुछ लोग कहेंगे आपने कॉपी की। अब कहानी सुनाऊंगा तो उसमें नया चीज़ कहाँ से ला दूँ? जो चीज़ें हुई है मैं चाहे जितनी डीप रिसर्च करूँगा वो वही चीज़ें निकल के सामने आएंगी जो एक्चुअल में हुई हैं। इसीलिए मेरा प्रयास यही रहता है कि आजकल उन्हीं कहानियों को सुनाता हूँ, उसी घटना को कवर करता हूँ जो शायद 1 या 2 दिन पहले हुई है। उसके बाद भी फिलहाल बहुत से लोगों का बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है। कुछ लोगों की ये शिकायत है तो मैं इसलिए सोचा 2 मिनट का एक्स्ट्रा टाइम लेके आपको बता दूंगी। कोई किसी को भैया कॉपी नहीं करता। जो कहानी डिमांड पे होती है, जो कहानी सामने आती है, आदमी सुना देता है। जब घटना एक जैसी है तो उसमें हम लोग नयापन नहीं ला सकते। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी अमेरिका के सबसे जालिम सीरियल किलर एडमंड कैम्पर की। उम्मीद है कहानी आपको पसंद आई हो
और आप मेरी प्लीज़ किसी बात का बुरा मत मानिएगा, लेकिन आप एक दूसरे से इस तरह से बात करेंगे तो थोड़ा सा तकलीफ होती है। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी। अब आपसे कल फिर मुलाकात होगी, लेकिन उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नई कहानी के साथ, तब तक अच्छे रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।